नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पिछले 24 घंटे से सिर्फ एक ही बात हो रही है, एक ही चर्चा, एक ही विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर संभाग में आज आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लंबे समय से प्रत्याशित जो दौरा था वो संपन्न हो गया है। इस समय रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने भाषण के बाद, भाषण में एक के बाद एक उन्होंने अपनी घोषणाओं का जो जिक्र किया और एक्सप्रेस वे की जिस तरह से गंगा बहाने की, राजस्थान में विकास की बात की। आज उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। राजीव तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मधु आचार्य वरिष्ठ पत्रकार हैं बीकानेर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। गोकुल जोशी, गोपाल जोशी, वहां पर जो बीजेपी के विधायक रहे हैं, उनके बेटे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ प्रोटोकॉल में भी उनकी ड्यूटी लगी थी पार्टी के संगठन की तरफ से, लेकिन गोकुल जोशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से, और बीजेपी से गोकुल जोशी। हमारे सहयोगी शिवत्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने विस्तार से आज की रैली में प्रधानमंत्री ने और दोनों कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उसकी विस्तार से जानकारी हम उनसे लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मधु आचार्य जी के पास चलते हैं। उनकी पैनी नजर ने आज प्रधानमंत्री की इस यात्रा में क्या देखा, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत सारी बात अगले 1 घंटे करेंगे। लेकिन सबसे पहले मधु आचार्य जी, कौन कौन रैली में मौजूद था, प्रधानमंत्री के आने से पहले किस किस ने भाषण दिया, इन सब बातों को हम विस्तार से जाने। उससे पहले आज की रैली का राजनीतिक संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से। मीना जी, प्रधानमंत्री जी का भाषण तो अभी चालू है, अब वो बोल रहे हैं, लेकिन उनसे पहले भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वसुंधरा जी भी मंच पर हैं, ये सारे लोग बोले हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने लगभग 25,000 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन किया या शिलान्यास किया है, जिसमें नया स्टेशन बनना वो सब है। मंच पर लगभग भाजपा के सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सब चूंकि बरसात अचानक से वहां तेज हुई, तेज बरसात के कारण भी हमें ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी का जबरदस्त क्रेज था, लोग भागे नहीं, बरसात में भी भीगते हुए वहां खड़े रहे। हालांकि तकनीकी तौर पर कुछ कमियां उनके सामने आई, लेकिन उनको दुरुस्त भी तुरंत किया गया। अभी भी सभा चल रही है और मोदी मंच पर है। मधु आचार्य जी, जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उसकी एक विस्तार से लगातार जो डिटेल हमारे साथ, योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में जो बोले प्रधानमंत्री, मेरी कोशिश राजस्थान में विकास की सौगात लगातार देने की है। राजस्थान को कुछ ही महीने में 6 लाइन हाईवे मिलेंगे। एक लंबी घोषणाओं का अंबार जो है, उसमें अमृतसर जामनगर 500 किलोमीटर हाईवे को समर्पित करने का सौभाग्य ले रहा हूं। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इन सौभाग्य, ये जो तमाम लोकार्पण कार्य का जो एक सिलसिला लंबा आप देख रहे हैं मंच पर, तमाम नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल, तमाम जो वसुंधरा राजे इस मंच पर, अभी जो तस्वीरें हैं इसमें वसुंधरा राजे कहाँ, उनकी पोजीशनिंग क्या थी? वसुंधरा राजे जी, मीना जी, वसुंधरा राजे जी आम सभा के मंच पर होगी। अभी जो अपन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उद्घाटन कार्यक्रम का मंच है। जी 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 जी, ये जो तस्वीरें हम सीधे देख रहे हैं, और यहाँ पर हम, क्योंकि सरकारी योजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम था, इसलिए यहाँ पर कलराज मिश्र को भी हम देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीसी से जुड़े, मधु आचार्य जी। जी, यहाँ प्रोटोकॉल में डॉक्टर बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री मौजूद थे, लेकिन वो केवल इस सरकारी आयोजन तक रहे, उसके बाद वो निकल लिए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मीना जी, दरअसल आज बीकानेर में एक अलग तरह का जोश, क्योंकि आपको पता है कि चुनावी समय है तो टिकट के बहुत से दावेदार हैं। तो कुछ लोग तो 22 किलोमीटर पदयात्रा करके पहुंचे हैं नौरंगदेसर, वहीं कुछ लोग साइकिल पर पहुंचे हैं। इस तरह से कई लोगों ने अपने अपने तरीकों से खुद का प्रेजेंटेशन प्रदेश के उन नेताओं के सामने देने की कोशिश की है जो कोर कमेटी के सदस्य हैं,
ताकि टिकट के लिए उनका दावा मजबूत किया जा सके। और भीड़ लाने का जो तरीका अपनाया था इन्होंने, भाजपा के नेताओं ने, वो यही था कि जो जितनी ताकत लाएगा उसको उतने ही नंबर दिए जाएंगे। इसी दृष्टि से बीकानेर संभाग के जिलों पर अधिक जोर दिया गया, नागौर पर और दूसरी जगहों पर कम दिया गया। ज्यादातर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू पर रहा, ताकि यहाँ के लोग बड़ी संख्या में आए। वहां के नेता भी अपने अपने समर्थकों को लेकर पहुंचे। मंच से मैं जितने भी भाषण सुन रहा था, चाहे वो राजेंद्र सिंह राठौड़ का हो, चाहे वो अर्जुन राम जी का हो, चाहे किसी और नेता का हो, वो मानकर चलते हैं कि अगली सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आना तय है। जी। लेकिन और मैंने आप कल भी आपके साथ बहस करते हुए कहा था कि वर्कर में जोश है, कार्यकर्ता में जोश है, समर्थक में जोश है, लेकिन नेताओं के बीच भी कहीं कहीं दूरियां हैं। ये आज की सभा से भी दिखता है। सुबह 9 बजे जब वसुंधरा राजे पहुंची तो उनके स्वागत के लिए केवल उनके समर्थक नेता थे, दूसरे नेता जी। नहीं थे। ठीक इसी तरह रात को कल सीपी जोशी पहुंचे तब उनके समर्थक थे। वसुंधरा से जो समर्थक हैं वो दूर थे। लेकिन मोदी की ये सभा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में तो जोश डाल दे, लेकिन नेताओं की दूरियां कम कर पाई हो, ऐसा अब तक मुझे नहीं लग रहा है। जी, बहुत ही खूबसूरत दृश्य हमने देखे हैं मधु आचार्य जी की, जो साइकिल पर जितनी टीम है, जितने यूथ नजर आ रहे हैं, ये कौन है, किस तरह से इनकी तैयारी की गई थी। बारिश में अच्छी बारिश वहां पर दिख रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ दोनों तरफ रोड के किनारे जो लोगों का हुजूम है वो भी अच्छा खासा देखा जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अर्जुन मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ की तैयारी है उसकी खूबसूरत तस्वीरें हम यहाँ पर देख सकते हैं, उनके जी मीना जी, आयोजन। जी। जी मैं ये कह रहा था कि अर्जुन राम जी खुद आपको पता है साइकिल पर जाते हैं, जी 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 जी, यही यही संदेश उन्होंने कहीं साइकिल ना कहीं। नौरंगेश्वर गांव 22 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचे। एक और नेता है यूथ जो पूर्व के दावेदार हैं, वो भी पैदल चले थे, वो तो बरसात के बीच में। बीकानेर शहर से नौरंगेश्वर 22 किलोमीटर होता है, वहां तक उन्होंने पद यात्रा की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं में जोश है, समर्थकों में जोश है, पर नेताओं के बीच में कहीं न कहीं दूरियां लगती है। तो वो दूरियां जो है वो कितनी मैटर करेगी, सवाल ये है। जब प्रधानमंत्री का जलवा बरकरार है, जब प्रधानमंत्री के साथ देने के लिए पूरी जनता यहाँ पर हम देख सकते हैं, और उसके बाद नेताओं ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर जन समर्थन दिखाया है, तो ऐसे में ये दूरियां मैटर करेंगी या फिर कैंडिडेट को वोट मिलेंगे मोदी के नाम पर। राजीव तिवारी जी का बहुत चमत्कारिक व्यक्तित्व है, सब कुछ है और उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, लेकिन वो फायदा उनको देंगे लोकसभा चुनाव के दौरान। राजस्थान की अलग, जो प्रदेश के चुनाव होते हैं उसकी स्थितियां अलग होती हैं। तो जब तक कोई चेहरा ऐसा, जैसा कि अभी मधु जी बता रहे थे कि वहां नेताओं में दूरियां स्पष्ट नजर आ रही थी कि जब जो नेता आया तब उसके समर्थक उसके पास पहुंचे। और जहां तक साइकिलिस्ट साथ चल रहे थे, वो हम देखेंगे तो बीकानेर साइकिल सवारों का और साइकिल रेसर्स का शहर है। गणेश सुथार और पुराने जितने भी साइकिलिस्ट थे जो मेडल लेके आते थे, वो सब बीकानेर से ही थे। और अर्जुन राम जी मेघवाल जो वहां से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी अक्सर आपको संसद भवन में साइकिल पर जाते दिखाई दे जाते हैं। तो भाजपा को ये जो आपसी मतभेद है, इनको समय रहते दूर करना ही होगा। और किसी एक चेहरे को, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे और भी कोई नेता हो, कटारिया जी हो, उन्होंने भी अभी एक संकेत दिया था जब वो आए थे कि मैं सक्रिय राजनीति में लौटने का सदा इच्छुक रहूंगा। तो वो सारी चीज मैटर करेगी चीज की कितनी जल्दी भाजपा एक चेहरा जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने देती है। दूसरा, जो मोदी जी ने कहा कि मैं विकास की नदी बहाने आया हूं यहाँ पे, तो अगर ये विकास की नहर ही यहाँ बनवाने के कर दे काम, जो कि रुका हुआ है ERCP वाला राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, अगर उसी को ही 2 बार घोषणा के बावजूद मंजूरी नहीं दी और केंद्र और राज्य के बीच में एक सबसे बड़ा मतभेद का मुद्दा है,
तो सिर्फ सड़कें बनने से ही विकास नहीं आ जाएगा। हमको मूलभूत जो चीजें हैं, मेन जो पानी की जरूरत है राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उसके लिए भी काम करना। जी, राजीव तिवारी जी, जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब बीजेपी के लोग दे पाएंगे बेहतर ढंग से, लेकिन डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आज जितनी भीड़ आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं पूरे बीकानेर संभाग से, और जितनी छोटी जगह रैली की रखी गई थी, उसके बाद भी इतना अगर मोदी अपना करिश्मा दिखा पाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। मीना जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कहीं भी जाते हैं तो एक तो उनकी खूबी यह है कि वे हमेशा चुनावों के वर्ष में ही सक्रिय होते हैं और राजनीतिक दौरिया करते हैं। और जहां तक उनके जाने कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री तो खुद इवेंट मैनेजर हैं। आजकल इवेंट, वो अपनी यात्राओं को, अपनी विजिट जो करते हैं, उनको इवेंट बनाते हैं। और इवेंट बनाने के लिए आपको सारे वर्ग जो समाज में है, चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा हो, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, उनके लिए इवेंट की एक कॉमन स्पीड जो बनाई जाती है कि कॉमन स्पीक हो, कॉमन रीच हो, ताकि उस इवेंट में सबका इंटरेस्ट हो। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी आए हैं और जितने कार्यक्रम लेकर वो आए हैं, ये कार्यक्रम चुनावी साल में क्यों आए हैं? सवाल है, राजस्थान सरकार भी एक इस प्रदेश की एक सरकार है। अगर आपकी कुछ योजनाओं में आपको पैसा देना है तो क्यों नहीं सरकार को भागीदार बनाकर उन योजनाओं को, उन विकास की योजनाओं को आप सूचीबद्ध कर सरकार के साथ मिलाकर काम करें, तो देश का विकास भी होगा, साथ साथ प्रदेश का विकास भी होगा। लेकिन इस तरह का उनका आचरण नहीं है। वो आते हैं और आकर के राजनीतिक संभावनाओं की बात करते हुए अपने कार्यक्रम को घोषित करते हैं। आज उन्होंने जो नीति आयोग की बात करें, पहले हमारे कांग्रेस के राज्य में हमारे पास योजना आयोग होता था, उसमें सारी प्रदेश की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होती थी और कितने संसाधन किसको देने हैं इसका फैसला योजना आयोग के सदस्य करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी एक हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं और ऊपर से घोषणा कर देते हैं कि 50,000 का पैकेज होगा, 25,000 का पैकेज होगा, करोड़ का पैकेज होगा। सवाल यह है कि एक आदमी सारे फैसले कर रहा है। हवाई जहाज में घूमते हैं तो उनके साथ कोई मंत्री नहीं होते, वो किसी को साथ नहीं रखते। सरकार की जहां तक बात हो रही है, आप आए हैं, चुनावी वर्ष में आए हैं, आपने 9 महीने में 7 दौरे किए हैं और अब चूंकि चुनाव है तो आप पैसा बांट रहे हैं। तो पैसा बांटने का चुनाव कोई तंत्र है क्या? आप 4.5 साल कोई प्रदेश को न पूछते हैं न पैसा देते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम में आप आकर अपनी योजना को शुभारंभ करते हैं, उनको समापन करते हैं और उनका राजनीतिक शेयर करते हैं। तो मैं समझता हूं इस देश के लोग समझते हैं और राजीव जी ने बहुत सही बात कही है कि प्रदेश के विकास में, प्रदेश में जब तक आपका चेहरा नहीं होगा, लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। आप वो लोगों पर जाना चाहते हैं, लोग जिनसे आपका संपर्क हो, जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनके पास अपनी मूलभूत समस्या लेकर जा सकते हो। लेकिन प्रधानमंत्री आज भी इवेंट कर रहे हैं तो उनका कोई संवाद नहीं है, वो खुद भाषण देने चले जाएंगे, लोग अपनी बात कह लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री किसी बात का न जवाब देते हैं, न मुख्यमंत्री का, न प्रदेश के मंत्री जो समस्याओं को उठाते हैं उसके बारे में कोई संदर्भ बात नहीं करते हैं। इसलिए एक इवेंट है, आएंगे चले जाएंगे, घोषणा कर जाएंगे और जो लंबित घोषणा है राष्ट्र की और जो राजस्थान में जिनका माइलेज को मिल सकता है उसकी घोषणाएं कर रहे हैं। इसलिए कोई नया काम नहीं है और राजनीति का वर्ष है, इसलिए मोदी जी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में करते हुए अपने काम को शुरू कर चुके हैं और ये उनकी राजनीति रैली है और वो इवेंट बनाकर अपनी स्थिति को सब प्रदेशवासियों के बीच में रखना चाहते हैं, जो प्रदेशवासी उनके इस शैली से परिचित हैं। जी, तस्वीरें सीधे मंच से हम देख पा रहे हैं, साथ साथ में इवेंट मैनेजमेंट डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी बता रहे हैं। मधु आचार्य जी, ये इवेंट मैनेजमेंट सिर्फ बीजेपी कर रही है इस समय या कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी ऐसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? कांग्रेस भी बिल्कुल महंगाई राहत शिविर के नाम पर क्या करती है, वो भी तो इवेंट कर रही है। महंगाई शिविर का अवलोकन करने जाते हैं, अब बताइए उसमें बाजवा जी का क्या काम है, रंधावा जी का क्या काम है, उसमें डोटासरा जी का क्या काम है? वो दोनों जाते हैं, राहत शिविर के पास में आम सभा हो जाती है। ये तो खैर दोनों पार्टियां करने लग गई मीना जी, ये पॉलिटिकल इवेंट करते हैं। मोदी जी ने अभी राहुल गांधी की एक बात का बड़ा जोरदार जवाब दिया है। राहुल गांधी कहते हैं ना मोहब्बत की दुकान, उन्होंने कहा है कांग्रेस है लूट की दुकान। मोहब्बत की दुकान नहीं है, लूट की दुकान है। और दूसरा जो अशोक जी ने जिस तरह की घोषणाएं और वो जो की है, अपरोक्ष रूप से उस पर भी उन्होंने प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की योजनाओं पर
राज्य की सरकार झपट्टा मारती है और उनका नाम बदल देती है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण अभी उन्होंने कही है। अब तक हम ये देख रहे थे, ये बात तथ्य भी है कि अशोक गहलोत सरकार के महंगाई राहत शिविर, 500 रुपए के सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, इनका कोई राजस्थान के भाजपा के नेताओं के पास जवाब नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। आज मोदी जी ने दिया है। उन्होंने कहा ये झपट्टा मारी हुई स्कीमें हैं केंद्र की योजनाओं पर, और एक बार फिर से आज भी उन्होंने डबल इंजन की सरकार को अपनी बात को दोहराया है। अब जनता पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि जनता ने सीधा लाभ अशोक गहलोत की योजनाओं से भी लिया है, क्योंकि उसको सिलेंडर सस्ता मिला है, बिजली फ्री मिली है। तो निश्चित रूप से मोदी कितना मंत्र फूंक पाएंगे, अभी भी वो बोल ही रहे हैं मीना जी, उनका भाषण चल ही रहा है। जी, तो इस लिहाज से मुझे लगता है, मैं तो आरंभ से आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं में और वर्कर में जो जोश है वो मोदी को लेकर है। लेकिन जैसा अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा, मैं उससे अब भी सहमत हूं और प्रबल दावेदार हूं। मैं अलग अलग जगह चर्चाओं में हमेशा कहता हूं कि आप राज्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको राज्य के नेताओं को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्य के चुनाव नहीं लड़े जा सकते। राष्ट्रीय मुद्दे महत्व रखते हैं, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है राज्य के मुद्दों पर। और राज्य के नेताओं को मैं आज की सभा में भी देख रहा हूं, पूरी तरह से उपेक्षित हैं, केवल मोदी जी हैं और कोई नहीं है। जी, राजीव तिवारी जी, जब प्रधानमंत्री की रैली में इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब को वो देखते हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं द्वारा जुटाई गई भीड़ ही हो, क्यों न हो, दूसरी तरफ जो पार्टी के भीतर गुटबाजी है, उसकी मंच तस्वीर पर आम आदमी देखता है, राजनीतिक विश्लेषक देखता है, जनता देखती है। प्रधानमंत्री तक, आलाकमान तक ये बात नहीं पहुंच पाती है कभी भी। देखिए, आलाकमान की बात पहुंचती की होगी या उसको आलाकमान इग्नोर कर देता होगा, ऐसा भी संभव है। लेकिन एक बात तो है कि जो ये जनसैलाब उमड़ा, पूरे रास्ते लोग खड़े हुए थे और हाथ हिला रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे, तो ये तो नेताओं के द्वारा लाए गए लोग थे। देखिए, जो सभा स्थल है वो बीकानेर से अभी 22 या 27 किलोमीटर दूर है। तो आज के जमाने में जहां आदमी 1 किलोमीटर चलना बिना किसी मतलब के नहीं जाता है, वो 22 या 27 किलोमीटर जब तक उसको लेकर नहीं जाया जाएगा, उसका और दूसरे खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया होगा, तब तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना। हाँ, 10-20 हजार कार्यकर्ता जो कि समर्पित कार्यकर्ता है, 50,000 तक है, पहुंच जाएंगे। 2 लाख लोग तो एक आकलन बताया जा रहा है। तो वो इतनी बारिश के अंदर एक सामान्य आदमी को आज राजनीति से इतना सरोकार नहीं है कि वो उसको अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझा हुआ है कि वो उसके पास सारे साधन है। आज वो टीवी पे भाषण सुन लेगा, वो मोबाइल पे भाषण सुन लेगा। उसको भाषण सुनने के लिए बारिश में भीगते हुए 22 किलोमीटर या 27 किलोमीटर जाने का, ये एक जो कहने की बात है कि लोग स्वस्फूर्त वहां पहुंच रहे हैं, ये मुझे थोड़ा गले कम उतरता है। ये सब नेताओं का, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। राजीव तिवारी जी, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि एक तरफ प्रधानमंत्री ये झांकी देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, चारों तरफ जन सैलाब देखते हैं, और दूसरी तरफ मंच पर और मंच के पीछे जो नेताओं की आपसी गुटबाजी है वो हम सब देख पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, वो हो सकता है उनके पास इतना समय नहीं है, इसलिए उनके पास ये सब बातें पहुंचती नहीं हो, इसलिए वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं जहां पर इस तरह की अच्छी अच्छी ब्रांड जो इवेंट मैनेजमेंट की तस्वीरें हैं वही उन्हें सच्चाई नजर आती है। बिल्कुल, जब नेता शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि ये पार्टी मेरी वजह से चल रही है, तो इस तरीके की बात होना लाजमी है। और अभी मधु जी कह रहे थे कि पूरा मंच में राजस्थान के नेताओं को इतना प्रतिनिधित्व या इतनी वेटेज नहीं मिली है, और पीछे मंच के पीछे जो भी मतभेद हैं वो कल रात से ही जैसे नेता वहां पहुंच रहे थे और उसके बाद से जो दिखाई दे रहे थे वो सब जग जाहिर है। तो इसमें मुझे लगता है कि सब कुछ मालूम होते हुए भी इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। जी, दो बातें हैं। एक बात है मालूम होना
वहां पर जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके नाम पर, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति से जो जुड़े हुए हैं उनको सब मालूम है। निश्चित रूप से जेपी नड्डा तक भी दोनों तीनों चारों खेमों से बातें जाती हैं और उन्हें भी कुछ न कुछ फीडबैक मिलता रहता है। लेकिन जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी, जेपी नड्डा अमित शाह के अलावा भी अपना फीडबैक सिस्टम 100% है, जिसकी वजह से ही आज उन्होंने पूरे संगठन को इस तरह से बनाया हुआ है। लेकिन जो तस्वीर दिखी है वो तस्वीर अलग है, जो प्रधानमंत्री ने एक झांकी देखी है वो अलग है, और पार्टी की जो तस्वीर है वो अलग है। दोनों के बीच एक फर्क है, लेकिन इसके बीच में सच्चाई ये है कि बड़ी घोषणाएं और बड़े तोहफे, बड़ी जो एक के बाद एक लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, उसका निश्चित रूप से जब बीकानेर की जनता को फायदा मिलेगा और इतनी बड़ी हजारों करोड़ की जब योजनाएं बीकानेर में पहुंचेगी, तो जनमानस कैसे भूल सकता है कि प्रधानमंत्री उनके घर में आए, उसके बाद उनको इतनी सारी भेंट देकर गए, तो वो जब वोट देने जाएगा तो इस बात को कैसे भूल जाएगा? आप कैसे भुलाएंगे डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी? मीना जी देखिए, ये परसेप्शन का खेल है। प्रधानमंत्री मोदी 9 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके परसेप्शन में लोगों को समझ में आता है कि वे चुनावी व्यक्तित्व हैं। वो चुनाव के दौरान ही अपनी सारी क्रियाओं को और अपनी सक्रियता उसको बढ़ाते हैं। अब सवाल यह है कि जो उन्होंने 2014 में जो वादे किए, वो वादे तो हवा हुए। तो मोदी जी के जो चुनावी वादे होते हैं उन पर लोग अब विश्वास नहीं करते हैं, और लोगों ने मान लिया है कि मोदी जी जो कहे सुनना है, लेकिन उसकी क्रियात्मकता की बात करें, उसकी बात करें तो लोगों ने अपेक्षा करना छोड़ दिया है। और मोदी जी हर चुनाव में हर नए मुद्दे के साथ आते हैं, पुराने मुद्दों की बात नहीं करते हैं। अब उनकी सारी योजनाएं जो 2014 में अनाउंस की थी कि मेरा भारत श्रेष्ठ भारत, जिस तरह की मेरी योजना, कार्य योजना, आत्मनिर्भर भारत, वो सब कहां चले गए? वो तो गौर हो गए। तो सवाल ये, लोग उनको समझ चुके हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आज बीकानेर शहर में, छोटे शहर में जब देश का प्रधानमंत्री आता है तो लोग उसकी एक झलक देखना चाहते हैं। लेकिन ये सब लोग इवेंट मैनेजर के परफॉर्मर ही है। ये लोग दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। वो पॉलिटिकल पार्टी में, जिस तरह भी राजीव जी ने और मधु आचार्य जी ने कहा कि सभी नेता अपने समर्थकों लेके आ रहे हैं, तो ये प्रायोजित लोग हैं, प्रायोजित समूह हैं। इनको प्रधानमंत्री के इवेंट को दिखाने का, क्योंकि वो इवेंट पूरी तरीके से ग्रामीण वासियों के लिए एक कौतूहल का विषय होता है। प्रधानमंत्री से उम्मीद कोई नहीं करता है, प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता कि जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन उस इवेंट को जिस तरह से सजाया जाता है, सजा जाता है, उसको इवेंट को लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट उनकी जिंदगी में यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। प्रदीप जी, आप कमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कोई नहीं करता है। प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे उम्मीद करेगी जनता? उनकी छवि ऐसी है मीना जी, उनकी छवि ऐसी है। उन्होंने चुनावी वादे करने के बाद कुछ दिया नहीं है लोगों को। वो जो भी दे रहे, मुझे बताइए, 4.5 साल उन्होंने कोई बात नहीं की है। अब वो चुनावी वर्ष में आकर ही घोषणाएं क्यों करते हैं? बड़ी बड़ी घोषणा, कर्नाटक चले गए, कर्नाटक में चुनाव था, उन्होंने पैकेज दिए। सवाल यह है कि लोग जानते हैं कि चुनावी बातें करने आए हैं, और चुनावी वक्त के दौरान जो नेता आश्वासन देता है, घोषणाएं करता है, उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोग जानते हैं कि वोट लेने का तरीका है, और लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसका परिणाम आपने देखा, हिमाचल में भी हुआ, इसका परिणाम कर्नाटक में भी हुआ, और आने वाले चुनाव में आपको फिर कहना चाहता हूं कि आने वाले जिन 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी यही असर होने वाला है। वहां जब तक लोकल नेता आपका नेतृत्व नहीं होगा, तब तक लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। आप लोकसभा के नेता हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश की सरकारें बनाने के लिए आपको प्रदेश के मुखड़े पर ही चुनाव लड़ना होगा, ताकि लोग उससे जिम्मेदारी एहसास करा सकें और अपनी बात कहने के लिए उसका हाथ पकड़ सकें। इसलिए लोगों ने समझ लिया है कि क्षेत्रीय राजनीति में जो क्षेत्रीय नेतृत्व होगा, वही उनके लिए सार्थक है। प्रधानमंत्री मोदी को तो दुनिया के लोग ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम क्या पकड़ेंगे? प्रदेश के लोग क्या पकड़ेंगे? इसलिए उनकी बातें सुनना चुनावी घोषणा है, चुनावी उन्माद है। इसलिए लोग उनसे अपेक्षा नहीं करते। लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रीय नेतृत्व होगा, जो बात वो कहेगा, उसको विश्वास करके वो वोट देने का फैसला करेंगे। और राजस्थान में अशोक गहलोत इस लड़ाई में आगे निकल चुके हैं। जी प्रदीप जी, लोगों के बीच मधु आचार्य जी की पूरी टीम और उनके साथी लोग, पत्रकार लोग और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और लोगों को भी उन्होंने देखा होगा। मधु आचार्य जी, जो लोग आए थे, वो वाकई में सभी जुटाई हुई भीड़ थी, या फिर प्रधानमंत्री को देखने के लिए उनके चेहरों पर उत्साह भी आप देख पा रहे थे? देखिए मीना जी, अभी मोदी जी, मैंने कहा जैसा आपको बोल रहे हैं, जो मुद्दे
प्रदेश के नेताओं को उठाना चाहिए। अब उन पर उन्होंने प्रहार शुरू किया है, जैसे पेपर लीक का मामला उन्होंने उठाया है। और अभी चूंकि उनके प्रोटोकॉल में हमारे बीकानेर के विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी थे राज्य सरकार की तरफ से, तब उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा है। अपने भाषण में बोले हैं कि अब तो मंत्री अपनी हार मानकर अपने अपने घरों में शिफ्ट तोड़ने लग गए हैं। कल्ला जी ने अपना मकान बदला था, सरकारी छोड़कर अपने पैतृक घर में गए थे, ये उन पे कटाक्ष किया। फिर वो जो बोल रहे हैं पेपर लीक के मामले पे, मैं कहता हूं कि अगर यही बात सचिन पायलट बोलते हैं या वसुंधरा राजे बोलती हैं या सीपी जोशी बोलते हैं, तब तो प्रभावी है। नरेंद्र मोदी ये बात बोलते हैं तो वो वांछित प्रभाव नहीं छोड़ पाती, क्योंकि पब्लिक से सीधा कनेक्शन राज्य के नेताओं का होता है, केंद्र के नेताओं का नहीं होता। इसलिए बार बार जरूरत इस बात की है कि राज्य के नेताओं को आगे किया जाना चाहिए। अब मोदी जी तो उतना ही बोल पाएंगे जितना राज्य के नेताओं ने उनको फीडबैक दिया है। राज्य के मुद्दों पर राज्य का नेता अच्छी तरह से बोल पाएगा। अब मैं थोड़ा बताना भूल गया कि आज कांग्रेस ने भी बड़ा जोरदार काम किया है यहाँ सुबह से। पहले तो सबसे पहले मोदी जी के आने से पहले उन्होंने यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर एक सद्बुद्धि यज्ञ किया, मोदी जी को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया, जिसमें शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल और समर्थक शामिल हुए। उसके बाद में शहर से नौरंगदेसर तक का पूरा मार्ग अशोक गहलोत के महंगाई राहत शिविरों के पोस्टरों से हटा है। वहीं वो क्षेत्र पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल का आता है। उन्होंने मोदी जी से सवाल के भी कई बोर्ड लगाए हैं, जिसमें ओपीएस पर मेन सवाल पूछा गया है कि उसका पैसा आपने क्यों रोक रखा है। कुल मिलाकर इवेंट जिस तरह से भाजपा कर रही है, तो विपक्ष का इवेंट करने में कांग्रेस भी यहाँ पीछे नहीं है, वो भी लगातार यहाँ लगी हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर स्थानीय नेता, स्थानीय मतलब राज्य के नेता, अगर वो नेता राज्य के मुद्दों पर प्रहार करते हैं, आप देखिए सचिन ने प्रहार किया तो उनको कितना बड़ा जन समर्थन मिला। अगर कांग्रेस बीजेपी का कोई नेता ऐसा करता तो उसे भी मिलता, लेकिन राज्य के नेताओं ने तो कभी प्रहार नहीं किए। प्रहार तो अब मोदी जी कर रहे हैं पेपर लीक पर, तो इसलिए उसका असर मेरे हिसाब से जितना पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ पाएगा। जी राजीव तिवारी जी, बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस, बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी, अगर ये कहती है कि भाई विधायक चुन के आएंगे, वो मुख्यमंत्री के नाम को तय करेंगे, और अभी जितने चेहरे, जितने दिग्गज हैं, वो अपने अपने हिसाब से राज्य के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की जानकारी दें और जन समर्थन जुटाए, तो फिर इसमें इतनी बहस, इतनी चर्चा, इतना राज्य के नेताओं को सभी को मौका मिल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में 10 लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो ऐसे में क्यों अपेक्षा ये कि मुख्यमंत्री का नाम पहले तय कर दिया जाए। देश का प्रधानमंत्री आकर बीकानेर में एक के बाद एक योजनाओं की बरसात कर रहा है, बीकानेर के लोगों को वाकई में उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। अगर उसके बाद बीकानेर को क्यों चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री का नाम पहले घोषित करे, या फिर दूसरे राज्यों को या दूसरे लोगों को या जनता को क्यों इससे, क्योंकि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, उसमें सीधी सी बात है, विधायक दल के लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। बिल्कुल सही बात है, विधायक दल को ही चुनना चाहिए, लेकिन राज्य के विषय हैं, राज्य के मुद्दे हैं, उसमें अगर राज्य के नेता एकजुट होकर सत्ता पर या विपक्ष पर प्रहार नहीं करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष की जो खामियां हैं या केंद्र की खामियां हैं, उन पर वो एकजुट होकर लगेंगे, तो उसका ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और उसका फायदा चुनाव में पार्टी को ज्यादा मिलेगा। अब अगर जो देखा जाता है कि जैसे अभी जयपुर में वो थाली नांद समारोह था, उसमें 2-3 जो प्रमुख महिला नेता हैं बीजेपी की, वो शामिल ही नहीं हुई। तो जब तक कि एकजुट होकर पार्टी सत्ता के खिलाफ नहीं लड़ेगी, देखिए जैसे वहां पे कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस के दोनों धुर विरोधी नेता जब एक होकर भाजपा के खिलाफ आए और एक सी बात बोले, एक सी नीतियां उन्होंने घोषित करी, एक से वादे किए, तो उसका असर उनको मिला, उसका फायदा मिला और वो परिणाम उनके पक्ष में गया।
तो जब तक एकजुटता नहीं दिखेगी पार्टी की, तब तक मतदाता का मन भी वो कंफ्यूज रहेगा कि भाई कौन तो सही है कौन गलत है। जरूरत पार्टी में एकजुटता की है राजीव तिवारी जी, जरूरत पार्टी में एकजुटता की है जी। और भी ये था कि चुनाव के समय ही घोषणा करने क्यों आते हैं, तो वो तो सारी पार्टियां करती हैं। अब गहलोत जी ने भी तो 5 महीने के अंदर ये सारी घोषणाएं करी है। चिरंजीवी 25 लाख कर दिया 5 लाख से, आपके महंगाई राहत शिविर लग गए। अब एक ये नई योजना आई कि भाई 10 के घोषणाओं, जो ये 10 योजनाएं हैं, इनका आप वीडियो बनाकर भेजे युवा वर्ग, तो उसको हम इतना पुरस्कृत करेंगे, 1 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। तो भाई तुम 10 योजनाओं में कोई खामी भी होगी तो क्या उसका वीडियो नहीं भेजना चाहिए? तो ये सब चुनावी चुनाव के समय पर ही होती है। तो आज मोदी जी ने भी करी है ये घोषणा, तो कोई गलत नहीं किया। चुनाव में, लोकतंत्र में तो चुनाव के समय ही सारी घोषणाएं ज्यादातर होती है। जी, शैलेंद्र सिंह धाबाई बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोकुल जोशी भी जुड़ने वाले थे लेकिन प्रधानमंत्री के साथ हैं वो। शैलेंद्र सिंह धाबाई जी, क्या है तस्वीर इस वक्त बीजेपी की बीकानेर से प्रधानमंत्री की रैली की? मीना जी, आप देखिए वहां लाखों की तादाद में, मैं आपको बताऊं 2 लाख का जो टारगेट था वो उससे भी ऊपर, आप देखिए वहां जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने और उनको सुनने के लिए आई है और उनको आशीर्वाद देने के लिए आई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष बन चुके हैं आज भारत में, और उन्होंने 24,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया राजस्थान की, और देश की जनता को दे दी। आप देखिए जामनगर से अमृतसर जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, और उसमें आप देखिए 3 बड़ी रिफाइनरियां आ रही हैं, पचपदरा की, जामनगर की, भटिंडा की। 9 से ज्यादा बंदरगाह उससे जुड़ रहे हैं, कई हवाई अड्डे उससे जुड़ रहे हैं, और किस तरह का विकास अब भारत में होने लगा है, उसी की देखिए वानगी की कांग्रेस की गहलोत सरकार इस विकास को पचा नहीं पा रही है। और जैसा बताया गया कि वहां होर्डिंग लगाए गए और किस तरह से वो अपने को प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, जबकि उनको पता है कि अगर हमको विकास करना होता, गहलोत सरकार को अगर महंगाई से राहत देनी होती, राजस्थान की जनता को, शायद वो 3 साल 4 साल पहले करते ये सारी जो अभी वो नौटंकी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जनता को फायदा मिलता। आप देखिए अभी जो उन्होंने 100 जी शैलेंद्र सिंह धाबाई जी, नौटंकी जब आप बोलते हैं तो सामने वाला भी बोलने का अधिकार रखता है, इसलिए राजनीतिक शुचिता और राजनीति में शब्दों की मर्यादा हम कोशिश करते हैं हमारे कार्यक्रम में, हमारे चैनल में, हमारे प्लेटफॉर्म्स पर हम बनाए रखें। आपका अधिकार है, आप विपक्ष को, जो आपका विरोधी है, उस पर प्रहार करें, और विपक्ष का भी उतना ही अधिकार है। लेकिन जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन योजनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे सहयोगी श्रीवत्सन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवत्सन जी, जो पार्टी की गुटबाजी थी वो मंच पर पूरी तरह से बारिश के पानी में धुल गई, मतलब सब कुछ सुंदर एकदम बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट, सब कुछ बीजेपी में ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मंच पर मौजूद थी, और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में जिस तरह से राजस्थान सरकार के जिस तरह की योजनाएं, जिस तरह के कामकाज थे, उन पर जमकर तंज कसा, आरोप भी कई सारे अनगिनत लगाए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही नजर आई कि वसुंधरा राजे मंच पर थी, लेकिन आज फिर से उन्हें भाषण देने का मौका नहीं मिला। इससे पहले अजमेर की पीएम की जनसभा में भी उन्हें भाषण देने का मौका नहीं मिला था। अमित शाह जब उदयपुर में आए थे तो वहां पर भी उन्हें भाषण देने का मौका नहीं मिला। ये अपने आप में कई सवाल भी उठाता है कि जब इतनी बड़ी कद्दावर नेता मंच पर मौजूद हैं, लोगों के बीच में लोकप्रिय भी है, तो बाकी वक्ताओं के साथ उन्हें भाषण देने के लिए मंच पर 1 मिनट का वक्त भी क्यों नहीं दिया गया। हालांकि इस पे बीजेपी अपनी कुछ भी बात कह सकती है, लेकिन मंच के से जो जनता को एक दिखना, जो दिखाया गया है, जो होना चाहिए उस। जी शिवत्सन जी, वापस आएंगे आपके पास, कुछ नेटवर्क इश्यू है। शैलेंद्र सिंह धाबाई जी, आप बोल रहे थे कि सब कुछ बढ़िया योजनाओं की जो आपने बौछार प्रधानमंत्री ने की है उनका आप जिक्र कर रहे थे। निश्चित रूप से चाहे चुनाव से पहले ही की जाए, जनता को जब लगता है कि उनके लिए कुछ हो रहा है
तो उसका जनमानस पर असर भी पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी के भीतर की गुटबाजी क्या प्रधानमंत्री के इस आज की यात्रा के बाद रुक जाएगी या फिर मंच के पीछे कुछ और चलता रहेगा और मंच से संदेश कुछ और दिया जाएगा? नहीं मीना जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। आपने देखा होगा जब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, चाहे हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, चाहे और भी केंद्रीय मंत्री आए, पूरा शीर्ष नेतृत्व राजस्थान का मंच पे रहता है। और जब जब भी कोर मीटिंग होती है बीजेपी कार्यालय में, तब तब सारे शीर्ष नेता वहां उपस्थित रहते हैं और रणनीति बनाते हैं और किस तरह से देश को आगे ले जाना है। राजस्थान की जो विकास की गंगा जो बीजेपी की सरकार ने, पिछली सरकार वसुंधरा सरकार ने बहाई थी, आप देखिए वही योजनाओं को आज ये नाम बदलकर कांग्रेस पार्टी चला रही है। हमारी भामाशाह योजना हमारी कल्पना थी और हमने उसको क्रियाशील किया। उसका स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम चेंज कर दिया चिरंजीवी योजना। हमारी अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी जिसका इन्होंने नाम कर दिया इंदिरा योजना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनको हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति से कांग्रेस पार्टी को इतना गुरेज क्यों है कि वो नाम चेंज करने पे आ जाती है। आप देखिए हमारी ही पालनहार योजना थी जिसको अब मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। नहीं, बहुत अच्छी योजना है। शैलेंद्र जी, इतना बड़ा दिन है आपके पास, आज प्रधानमंत्री आए हैं, बहुत कुछ बताने को है, क्यों आप कांग्रेस पर आरोप प्रहार करके उनके जो वो काम करते हैं कांग्रेस? नहीं मीना जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप कांग्रेस की तैयारी करा रहे हैं, आज आपके बताने के लिए कुछ है ही नहीं मीना जी, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं, अब सुन लीजिए प्रदीप जी, नहीं सुन लीजिए प्रदीप जी, आज पहली बार ऐतिहासिक राजस्थान में 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। जो मैंने आपको बताया एक्सप्रेसवे, इससे कुछ समय पूर्व ही आप देखिए कि नाथद्वारा में भी 5,000 करोड़ से अधिक का शिलान्यास किया गया था। रेलवे लाइनों का आधुनिकीकरण किया गया, किस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। 9,000 करोड़, पहली बार राजस्थान को 9,000 करोड़ का बजट रेलवे में दिया गया है। किस तरह से हाई स्पीड रेलें चल रही हैं, जो वंदे भारत को 20 दी गई हैं, जिनमें राजस्थान में 2 आई हैं, दूसरी जोधपुर में आई। आप देखिए किस तरह उससे पहले प्रतापगढ़ में नितिन गडकरी जी ने 8,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस तरह से तमाम जो विकास की योजनाएं हैं, जो बुनियादी ढांचा भारत में विकसित होता है तो उससे रोजगार का सृजन होता है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या अगर सड़कों का निर्माण होता है तो रोजगार सृजन नहीं होता? क्या वो क्षेत्र कस्बों में विकास नहीं होता? क्या उद्योग धंधों का विकास नहीं होता? क्या वहां पे जो आर्थिक प्रगति उस क्षेत्र के लोगों की थी वो नहीं होती? जिस तरह से बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर कैनाल लेकर आए थे, जो वहां लाइफलाइन बनी थी पूरी बीकानेर संभाग की, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, उसी तरह ये जो कॉरिडोर बना है, ये कॉरिडोर भी लाइफलाइन कहलाएगा और इस क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास होगा निश्चित तौर पर, आप मान के चलिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 9 साल से लगातार देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और देश को वो चीजें दी है। अगर 2014 से पहले की मैं बात करूं मीना जी, 9 सालों में बीकानेर तो शायद पहली बार ही आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मधु आचार्य, ऑडियो ऑफ है सर आपका। मैंने कहा चुनावी सभाओं में तो आ चुके हैं, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार ही आए हैं। जी जी, वही मैं पूछना चाह रही थी। तो ऐसे में श्रीवत्सन जी, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आकर एक राजनीतिक संदेश अगर कुछ दे पाए हैं, तो क्या वो ये माना जाए कि इस बार राजस्थान सामूहिक नेतृत्व में जो यहाँ की लीडरशिप है वो रहेगी और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव, केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? राजनीतिक संदेश यही है स्पष्ट रूप से श्रीवत्सन जी? जी बिल्कुल। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आज बीकानेर आए तो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे राजस्थान को कई बड़ी सौगातें देंगे और हुआ भी ऐसा ही। 25,000 करोड़ की योजना कोई कम नहीं होती है। उन्होंने जल जीवन मिशन की बात की है अपने पूरे भाषण में, कहा कि राजस्थान को नंबर 1 पर होना चाहिए, राजस्थान को लिए इतना पैसा दिया गया। यही नहीं, जब रेल मंत्रालय के लिए या रेल के विकास के लिए राजस्थान को साल 2014 से पहले 1,000 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब सालाना 10,000 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। पीएम मोदी ने अपने केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए जितनी राशि दी जा रही है, जिन जिन योजनाओं में राशि दी जा रही है, चाहे वे गरीबों के लिए घर बनाने की बात हो या 1,34,000 श्रमिकों को ईएसआई हॉस्पिटल के जरिए बेड डेवलप करने की बात हो, तमाम तरह की सौगातें दी। लेकिन जो राजनीतिक संकेत है
वह भी अभी शायद पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया है राजस्थान के लीडर की तरफ से, क्योंकि वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजस्थान में, एक कहें तो सबसे ज्यादा उनके लेकिन चेहरे अगर को उनको पसंद कोई किया भी जगह जाता नहीं था। मिली श्रीवत्सन जी, अगर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला मंच पर, उनका बॉडी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि काफी डिमोरलाइज नजर आ रही थी वसुंधरा राजे, तो ऐसे में मीना जी, एक जी मिनट, जी मैं जी इसके आगे की एक बात को जोड़ता हूँ। केवल बोलने का मौका नहीं मिलना बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की, कार्यक्रम पीएम मोदी के आने के करीब 1 घंटे पहले से शुरू हो चुका था, तमाम नेता भाषण दे रहे थे, लेकिन मंच पर उस वक्त भी वसुंधरा राजे कहीं बैठी नजर नहीं आई। उनकी शायद एक तरह से हर बार देखा गया कि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा मंच पे आते हैं तभी उन्हीं के साथ आती है, उससे पहले नहीं आती। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी आज 25,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दे रहे थे, उस वक्त भी वहां पर मौजूद नहीं थी। चाहती तो मंच पर जाकर अपने शासनकाल में बनाई गई योजनाओं का जनता को याद दिलाती, इससे बीजेपी को फायदा होता, क्योंकि यह बिल्कुल सही बात है कि वसुंधरा राजे ने भी अपने शासनकाल में राजस्थान के विकास के लिए कई बड़ी योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं का फायदा भी मिला है, लेकिन उसे गिनाएगा कौन? बीजेपी का एक भी नेता उस पर आजकल मंच पर बात करने को तैयार नहीं है। केंद्रीय नेता आते हैं, अपने 9 साल की उपलब्धि गिनाते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने राजस्थान में बतौर 2 बार मुख्यमंत्री रहने के दौरान कितना विकास कार्य किया, इसे नहीं बताते। यानी कि अभी तक मंच पर जो संकेत देने की कोशिश होनी चाहिए थी बीजेपी की तरफ से, एकजुटता की, राजस्थान के सभी नेताओं को एक साथ लाने की, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की, वह संकेत आज भी शायद मेरे हिसाब से काफी निराशा हुई है बीजेपी के नेताओं को। और निराशा कांग्रेस को तो वसुंधरा बड़ा इससे राजे को हमेशा हुई दबाती है, है। निराशा वसुंधरा राजे के समर्थकों को हुई है, लेकिन वसुंधरा राजे के विरोधी गुट को निश्चित रूप से इससे बहुत उत्साह बढ़ा है। तो राजीव तिवारी जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो मैं शिवत्सन जी से भी मेरा सवाल था कि इसका मतलब यहाँ पर राजनीतिक संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो वसुंधरा राजे को लाने वाले नहीं हैं। अब सामूहिक नेतृत्व में ही बीजेपी प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही चेहरा होगा, जिसकी योजनाएं, केंद्र की उपलब्धियां और जनता को मिलने वाली सौगातें, यही इस बार अशोक गहलोत के खिलाफ मुद्दा बीजेपी बना सकती है। राजीव तिवारी जी। राजीव तिवारी जी का कुछ नेटवर्क इश्यू है। शैलेंद्र सिंह धाबाई जी, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवत्सन जी बता रहे हैं, वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है पार्टी की तरफ से, ना उनकी योजनाओं का जिक्र हो रहा है, उनकी उपलब्धियों की बात नहीं हो रही है और ना ही उन्हें मंच पर बोलने का मौका दिया जा रहा है। यानी कि बाकी नेताओं की तरह वसुंधरा राजे अपने आप को मान ले कि उनकी जगह उतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं है। नहीं मीना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उनका वही सम्मान है जो पहले था। वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की, और निश्चित तौर पर वो समय समय पर जब भी जरूरत होती है पार्टी को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित रहती हैं। तो आप ये देखिए कि आप ये कह रही हैं कि उनको निग्लेक्ट किया गया है, इस बात में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। हर मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी नहीं है, और वो आने वाले टाइम पे भी आपने देखेंगे कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में जो राजस्थान के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाती रही हैं। और गहलोत सरकार की जो कुशासन है, गलत नीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, उन सब पे भी वो प्रहार करती रही हैं। और जिस हिसाब से आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेपर लीक पे बात कही कि आप जो मधु आचार्य जी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले आंदोलन किया था 2021 का। जब पेपर लीक हुआ था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मानने को तैयार नहीं थे, इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था छुटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब सड़कों पर लड़ाई लड़ी हमने, तब जाके वो रीट का लेवल 2 का पेपर इनको खारिज करना पड़ा। तो आप ये ना कहें कि भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के कारण ही ये रीट का पेपर जो खारिज हुआ और उसके बाद दोबारा कराना पड़ा इनको, तब इन्होंने स्वीकार किया। और उससे राजस्थान के युवाओं, जो लाखों युवाओं हैं, उनके आशाओं अरमानों पर पानी फिर गया। बीजेपी ने बहुत कुछ किया विपक्ष में रहकर, सरकार की नीतियों के खिलाफ और सरकार के गलत कामों के खिलाफ
आंदोलन करना विपक्ष का काम भी होता है, इसलिए उसको तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने किया। सवाल मेरा जो था उसका बिल्कुल जवाब नहीं मिल पाया। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, भले ही पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर होगा। पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अशोक गहलोत होंगे, ये अभी नहीं कहा जा रहा है, ये पार्टी ने केंद्रीय स्तर पे स्पष्ट कर दिया है। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि प्रदेश में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो प्रदेश में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो इससे कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी इस बात को कि उनके पास जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, क्या इस बात को मुद्दा बनाएगी, या उनकी आंतरिक गुटबाजी जो है इसको मुद्दा बनाएगी, या फिर प्रधानमंत्री की योजनाएं जो हैं उनसे सर आपके राज्य में राजस्थान में जो फायदे मिलने चाहिए और जो नहीं मिल रहे हैं उनको मुद्दा बनाएगी? मीना जी देखिए, आपको याद होगा कि 2013 में जब विधानसभा के राजस्थान चुनाव हुए थे तो कांग्रेस आलाकमान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ जाएगी और उनके साथ सहयोग करके चुनाव में उतरेगी। ये राहुल गांधी जी का एक नारा था और उसके हिसाब से 2013 और 2018 में हमने क्षेत्रीय नेतृत्व के माध्यम से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जिस तरह राजनीतिक स्वरूप बना और जिस तरह की थोथी राजनीति, जो घोषणाओं की राजनीति शुरू हुई, उसमें हमने इसका एक निवारण इसी तरह से निकाला कि मोदी के सामने हम क्षेत्रीय प्राथमिकता को लेकर क्षेत्रीय नेतृत्व के साथ चुनाव में जाएं, जिससे हम क्षेत्रीय स्तर पर अपनी विधानसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकें। और उसी संदर्भ में हम ये बात कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में ये बात तय है कि मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो सर्व लोकप्रिय योजना है, जिन पर मुख्यमंत्री की योजनाओं को आलाकमान ने भी कहा है कि हम उन्हीं योजनाओं पर जाएंगे, तो स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो कार्यक्रम है उसको लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। ये बात सही है कि दूसरी जब चुनाव आएगा, सरकार बनेगी तो फिर नेता चुना जाएगा, लेकिन ये बात साफ है कि ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि विधायक दल के नेता जो चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, और ये प्रक्रिया है, इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। हम वर्तमान चुनावों में अशोक गहलोत के कार्यक्रमों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से मान्यता है कि केंद्रीय आलाकमान ने भी उस प्राथमिकता को। राजीव तिवारी जी, ये जो दोनों पार्टीज में, दोनों राजनीतिक दलों में मेंशन किया के सहारे, जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्या है और उस पर चुनाव जी कुछ तकनीकी परेशानी, नेटवर्क का इश्यू है। राजीव तिवारी जी, बैक टू बेसिक्स, दोनों राजनीतिक दल, क्या आपको ऐसा लग रहा है इससे कि जो भी आंतरिक गुटबाजी है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी राजनीतिक जो क्षत्रप हैं, उनकी अपनी अपनी कुंठाएं हैं, कुंठा भी है कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो उन सब का समाधान ये है कि योजनाओं पे, काम पे चुनाव लड़ा जाए। तो ये बैक टू बेसिक्स तो कहीं हम, ये अच्छा हो रहा है राजीव तिवारी जी? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है आगामी चुनावों के लिए, वो तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री है इस समय, नेता है, तो उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की सरकार की जो भी कार्य योजनाएं, जो भी योजनाएं उन्होंने चलाई जनता के हित की, उन सबको आगे रखकर उसी में चला जाएगा। और जहां तक यह है कि विधायक ही नेता अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो वो तो एक लाइन का प्रस्ताव पास करके भेज देते कि भाई आलाकमान जिसको कहेगा वो हमें मंजूर है। तो ये कोई विधायकों का मत थोड़ी हुआ, या तो विधायक दल की बैठक में ही एक मतदान हो और उसके अंदर, तब तो वो लोकतंत्र की बात होती है कि वो विधायक ही आपस में उस बैठक के अंदर ही अपना नेता चुने और उसकी सिफारिश वो आलाकमान को करे कि भाई घोषणा आप कर दो। लेकिन यहाँ तो एक लाइन का, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक लाइन का प्रस्ताव जाता है आलाकमान के पास कि हमने आलाकमान पर छोड़ दिया, वो जिसको नेता बनाएंगे वो हमारा। राजीव जी, भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर शिखर पर हैं, उनकी लीडरशिप है, कोई इसमें दो राय नहीं है किसी को, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने, केंद्रीय अध्यक्ष ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें भी स्पष्ट संकेत यही था
अभी तो जो सरकार के कामकाज है और सरकार काम पे जिनके जाएंगे, नेतृत्व में सरकार चलती के है, काम पे जाएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताएंगे। सरकार के जो काम थे वो सब नेतृत्व ने ही तो किए हैं। मतलब मुख्यमंत्री की ही तो वो सारी घोषणाएं थी, और बताइए आप किस नेता की घोषणा थी उसमें? तो जी, जो जी। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी। भले ही वो मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं कि हम चुनेंगे विधायक दल की बैठक के बाद, जो विधायक जी। कहेंगे उसको नेता चुनेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो मुख्यमंत्री है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जाता है व्यक्ति। तो जी। भले उसको मुख्यमंत्री का अगले मुख्यमंत्री का फेस नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी लड़ेंगे तो उसी के नेतृत्व में लड़ेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में। और तो ये एक तरफ बीजेपी में एक मुख्यमंत्री अभी अशोक कमी दिखाई गहलोत दे रही है कि वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये जो एक केंद्र और स्थानीय दो प्रादेशिक जो नेता हैं उनके बीच का जो गैप है और जो फायदा है, जो घोषणाओं का फायदा है, वो केंद्र की योजनाओं के बनिस्बत राजस्थान की जो प्रादेशिक घोषणाएं हैं उनका फायदा ज्यादा यहाँ के लोगों को मिला है और उसका असर चुनाव में भी दिखाई दे। अब ये बीजेपी के ऊपर है, स्थानीय नेताओं के, कि वो इनका कितना उन योजनाओं को कितना उसका प्रतिकार करती हैं, कितना उसके बारे में बताती है कि गलत योजनाएं हैं या हमारी द्वारा जारी बीजेपी की केंद्र की योजनाओं को इन्होंने नाम बदल बदल कर उसको जारी कर दिया है। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए जरूरी है कि दोनों दल ये स्पष्ट करें या तो कि भाई हमारी योजना किन पे लड़ेंगे और किसका फेस को बना के लड़ेंगे। अभी तक जो स्थिति है उसमें यही है कि कांग्रेस तो गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ेगी और बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री के फेस को लेकर चुनाव में उतरेगी। जी, तो एक तरफ ये स्पष्ट हो चुका है। अब मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन राजीव तिवारी जी लगभग ये स्पष्ट हो चुका है अब कि एक तरफ अशोक गहलोत हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। मधु आचार्य जी, ये स्पष्टता आप भी वहां पर देख पा रहे हैं आज के मंच से, आज की घोषणाओं से, आज के भाषणों से और आज के बीजेपी द्वारा जुटाई गई भीड़ से? देखिए मीना जी, एक तो भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे थे लाखों की भीड़, वो स्थान नहीं है जहां लाखों लोग आए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि कोई कम लोग आए, अच्छे लोग आए और उत्साह था लोगों में, ये मैंने आपको आरंभ में कहा। लेकिन अब भी मैंने कहा कि राज्य के नेताओं की जो दूरी है चुनाव से, मैं तो कहूंगा इसे चुनाव से दूरी, चुनाव के कैंपेन से दूरी, उसका असर आज की सभा पर भी था, ये मैंने आपको आरंभ में बताया। दरअसल राज्य के मुद्दों पर, पेपर लीक पर, जैसे उन्होंने कह दिया हमने लीक में बोला, इनको पता होना चाहिए कि 17 पेपर लीक हुए हैं। उसके बाद विधानसभा का रिकॉर्ड उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस के सचिन पायलट तो उस पर जनसंघर्ष पदयात्रा निकाल देते हैं, उसके लिए सत्याग्रह कर देते हैं। ऐसा कोई मूवमेंट भाजपा खड़ा नहीं कर पाई थी। लेकिन अब भी अगर भाजपा आला कमान में इन नेताओं के आपसी बीच की दूरियों को कम नहीं किया, तो मैं तो भाजपा के हित की बात कह रहा हूं, अगर कम नहीं किया तो उनको चुनाव में अपेक्षित फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये वोट लाने, मैंने आपको कल भी कहा था कि राजस्थान का वोटर राज्य के चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर वोट करता है, जिसमें उसका इमोशन काम करता है, किस नेता से उसका कैसा इमोशनल अटैचमेंट है, लोकल, वो जाति पे वोट करता है, वो स्थानीय मुद्दों पे वोट करता है, स्थानीय लाभ पर वोट करता है। और ये सब मोदी की और पब्लिक के बीच की जो दूरी है उससे संभव नहीं है। इस दूरी को पाटने का काम राज्य के नेता कर सकते हैं। मैं तो भाजपा के भले की बात कह रहा हूं कि अगर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत गैप पड़ता चला जाएगा। बार बार ये कहना ये कि बात पीएम की भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को समझ में नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। राजीव तिवारी जी को भी आ रही है, मधु आचार्य जी को भी आ रही है, श्रीवत्सन जी को भी आ रही है, कुछ हमें भी आ रही है आप सब लोगों से सुनने के बाद में, लेकिन आपको बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को समझ में नहीं आ रही। अब मीना जी, उसमें मजबूरी है। मैं एक बात कहूंगा कि अगर किसी एक का नाम डिक्लेयर कर देना तो उससे बवाल हो जाता है। जैसे गजेंद्र सिंह जी में एक ऑडियो वायरल हो गया कि आप राजेंद्र सिंह जी की सरकार बनाओ फिर सब काम करेंगे, उससे लेकर भी बवाल हो गया था। इसलिए इनकी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मजबूरी है कि वो सामने नहीं ला रहे हैं इन सबको। बचने के लिए है ना मधु आचार्य जी,
मजबूरी नुकसान से बचाने के लिए है, पार्टी को नुकसान से बचाना है, प्रदेश में सरकार लानी है, तो ऐसे में मोदी के चिन्ह के नाम पर सबको एकजुट करके रखना है, तो ये तो स्ट्रैटेजी है। फिर इस स्ट्रैटेजी में हम सबको कमियां दिख रही है, उनको कमियां नहीं दिख रही है शैलेंद्र जी? नहीं, देखिए, ये आपने सही कहा मीना जी, ये चुनावी रणनीति है और ये पहले भी 8 महीने पहले भी ये क्लियर कर दिया गया था कि राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। हमारे सारे शीर्ष नेताओं को ये जानकारी थी, जो हमारा कमल का निशान है उस पर चुनाव होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा। आप देखिए, तब से लगातार हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हो, चाहे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हो, लगातार आप देखिए आंदोलन हमने किए हैं और राजस्थान में कम से कम 20 से बड़े आंदोलन जयपुर में किए हैं, हर विषय पे किए हैं। जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले नंबर पर है, भ्रष्टाचार में बीजेपी ने आंदोलन किया। आप देखिए जिस तरह से अपराधीकरण हो चुका है राजस्थान का, वो ग्राफ आज 9.5 लाख से अधिक आपराधिक मामले राजस्थान में दर्ज हैं, 45% की बढ़ोतरी हुई है। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, पेपर लीक पे आंदोलन किया और हमारी युवा विंग ने हर जिला स्तर पर आंदोलन किया, तब इनको झुकना पड़ा सरकार को। बिजली की दरों पे हमने आंदोलन किया मीना जी, तब इनको 50 यूनिट बिजली फ्री करनी पड़ी। जैसे कांग्रेस पार्टी में राहुल, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विवाद है, खुलकर बार बार सामने आता है, तो वहां पर आलाकमान बार बार उनको बुलाता है, साथ में दोनों के हाथ ऊपर करता है, फोटो खिंचवाता है। आपके यहाँ प्रधानमंत्री की तरफ से, आलाकमान की तरफ से वैसे प्रयास करने की जरूरत ही नहीं लगती, या फिर प्रयास करने की तरफ सोचा नहीं जाता है? देखिए मीना जी, हमारी पार्टी एक परिवार है, बहुत बड़ी पार्टी है, छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। जिस हिसाब से आपने राजस्थान की जनता ने और भारत की जनता ने देखा कि किस तरह से सचिन पायलट जी हाथ मिला रहे हैं उस व्यक्ति से जिन्होंने उनको नकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना, क्या क्या शब्दों से नहीं नवाजा, और किस तरह से इन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ पदयात्राएं निकाली। इनकी मैं भी जाऊंगा, थोड़ी देर रुक जा। क्या अब ये उनसे हाथ मिला रहे हैं कि जो ये कहते थे कि भाई युवाओं के छाले पड़ गए पैरों में, मैं उनका इंसाफ दिलाऊंगा, आज मुआवजे का क्या हुआ? तो ऐसे यक्ष प्रश्न खड़े होने शुरू हो गए मीना जी कि हमारी तरह कहीं हमने कभी आपने किसी शीर्ष नेता की ओछी टिप्पणी चुनी हो या किसी ने कोई गलत बात करी हो, लेकिन कांग्रेस में तो सिर्फ फुटबॉल इस तरह से था कि सड़कों पर आ गया। आपने देखा, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा कि 4.5 साल इन्होंने सियासत की लड़ाई लड़ी, कुर्सी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने महिलाओं की आबरू नहीं बचाई, कुर्सी बचाई, इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, सिर्फ कुर्सी बचाने वाले किसानों को ना बिजली दी ना खाद दी, सिर्फ कुर्सी बचाई। तो ये पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। 6 महीने पहले आप ये कह रहे कि हम महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। अरे भाई, महंगाई से राहत देनी थी तो आप 4 साल, जी मैं एक मिनट पूरा कर लूं मेरी बात मीना जी। आपको अगर महंगाई से राहत देनी थी तो पेट्रोल डीजल के वैट के दाम कम करते, रोड टैक्स कम करते, मंडी टैक्स कम करते, बिजली की दरें सबसे ज्यादा राजस्थान में वो कम करते। शैलेंद्र जी, इसलिए मैं शिवत्सन जी के पास जाना चाहूंगी। शिवत्सन जी, ये जो वसुंधरा राजे को लेकर जितनी भी शंकाएं आशंकाएं थी, लगभग इन पे विराम लगा दिया गया है। अमित शाह भी आ गए, जेपी नड्डा भी आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए। ऐसे में इस गुटबाजी का नुकसान बीजेपी को जो होगा, जो एक जनरल परसेप्शन है, और उसके बाद आलाकमान की तरफ से यानी प्रधानमंत्री की तरफ से जो प्रयास हैं इस नुकसान को कवर अप करने के लिए, तो वो कवर अप करने के लिए योजनाएं हैं, वो कवर अप करने के लिए और लीडरशिप तैयार करने की उनकी स्ट्रैटेजी है। तो कितना नुकसान वसुंधरा राजे कर पाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गंगा के बीच? मीना जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक कर्नाटक का एग्जांपल दूंगा। कर्नाटक में इस बार बीजेपी ने करीब 60% नए चेहरों को टिकट दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही मानी गई, क्योंकि मैं वहां चुनाव लंबे वक्त तक कर्नाटक में जाके इस बार कवर किया था और बेसिकली मैंने करीब 15 साल वहां काम किया, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बीजेपी अब तक अपने पुराने नेताओं पर भरोसा करती रही, लेकिन इस बार एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। गुजरात के बाद कर्नाटक में नए चेहरों को उतारा। उसे लगता था कि अब वक्त आ गया है कि नए चेहरों को आगे लाया जाए। खामियाजा जरूर उठाना पड़ा, लेकिन बीजेपी के लिए कई नए चेहरे भी तैयार हो गए एक चुनाव में हार के बाद। हार, बहुत बुरी हार हुई, ये बात सही है, लेकिन अब बीजेपी को नए चेहरों वाला लीडरशिप कर्नाटक में मिल गया है, जो अब वहां की कांग्रेस के सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की।
राजस्थान में भी इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया कि कई नए चेहरों को ही टिकट दिया जाएगा और टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार जो हर राजनीतिक दल करती है उसी तरह की बातें कर रही है। वसुंधरा राजे को बहुत ज्यादा जानती है, बिना वसुंधरा राजे के यदि बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी तो निश्चित तौर पर उसे उतना फायदा नहीं होगा जितने की वह उम्मीद करती है, जितनी सीटों के आने का बीजेपी के नेता दावा करते हैं। वसुंधरा राजे भी चाहिए, गजेंद्र सिंह शेखावत भी चाहिए, साथ में सतीश पूनिया भी चाहिए, यानी कि तमाम नेताओं को साथ लेकर लड़ना है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि नए चेहरों को भी मौका दिया जाए और यही कारण है कि पूरी तरह वसुंधरा राजे को दरकिनार भी नहीं किया जा रहा। उन्हें मंच पर बुलाया जाता है, वे मंच पर बैठती हैं और लेकिन भाषण देने के लिए जब बात आती है तो उदयपुर में हमने देखा था अमित शाह की सभा में राजेंद्र राठौर जो कि उनका नाम तक लेना भूल गए थे। बना रहेगा, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, पार्टी के लिए आपको काम करते रहना है, अपने लोगों को जुटाए रखना है और सरकार आपको लेकर आने में मदद करनी है, सहयोग करना है। वसुंधरा राजे की भूमिका उतनी ही है। देखना होगा वसुंधरा राजे अपनी इस भूमिका को कितना जिम्मेदारी से निभाती हैं और उनके पास ये करने के अलावा विकल्प क्या है बीजेपी में अपना पूरा जीवन निकालने के बाद। बहरहाल आने वाले दिनों में लगातार हम ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे और हर जो पहलू है उसकी गंभीरता को समझने का प्रयास करते हुए आपके पास, जनता के पास जो वरिष्ठ पैनल है हमारे विशेषज्ञों का, उनसे आपको और ज्यादा जानकारियां देते रहेंगे। लेकिन आज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर हमारे साथ आने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।